हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी, ईपीएफओ, एओ और ईओ। ईपीएफओ, एओ एंड ईओ और दूसरा जो वैकेंसी का रिक्रूटमेंट है एपीएफसी। इन दोनों एग्ज़ाम की किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज की वीडियो एक साथ क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनमें बस 3 सब्जेक्ट का अंतर है और बस 10 क्वेश्चन का अंतर है। टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से केवल 10 क्वेश्चन का अंतर रहता है दोनों ही एग्ज़ाम में। उनको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। अगर आपने इस वीडियो से पहले नोटिफिकेशन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उस वीडियो का, पहले आप उसे देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। अब सीधा आते हैं कि क्या एक स्कीम रहती है एग्जामिनेशन की। तो देखिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और एक इंटरव्यू होता है। नोटिफिकेशन की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। टोटल ड्यूरेशन है 2 आवर्स की। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स आपको गेन होंगे अगर आप क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं। अगर आप क्वेश्चन करेक्ट नहीं करते, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हर गलत क्वेश्चन के लिए आपका एक सही क्वेश्चन एलिमिनेट किया जाएगा। जैसे कि आपने 3 क्वेश्चन गलत किए और 2 क्वेश्चन आपने सही किए, तो इन 3 क्वेश्चन के लिए इस एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे, केवल आपको एक क्वेश्चन के ही मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर 3 गलत क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन को काट दिया जाता है। ऑफलाइन मोड में होगा। इंटरव्यू का वेटेज होता है 100 मार्क्स का, लेकिन मिनिमम कट ऑफ भी रखी गई है हर एक कैटेगरी के लिए। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स है, ओबीसी के लिए 45 मार्क्स है और एससी, एसटी और पीएच के लिए 40 मार्क्स की ही मिनिमम कट ऑफ है। पहले क्या है, वेटेज जानना जरूरी था कि इंटरव्यू का और रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो वेटेज है वो 3:1 रहता है, लेकिन अभी तो जानना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 मार्क्स और 100 मार्क्स, ये खुद ही 3:1 हो रहा है। तो इस तरीके से है। सिलेबस जान सकते हैं। सिलेबस 3 सेक्शन में डिवाइड करूंगा मैं सिलेबस को। एक तो वो जो एसएससी और बैंक वाले स्टूडेंट जनरली स्टडी करते हैं, एक यूपीएससी वाले स्टूडेंट जो जनरली अपने सिलेबस में देखने को मिलता है उनको, और एक सिलेबस वो है जो ईपीएफओ स्पेसिफिक है। वो केवल ईपीएफओ में ही पूछा जाता है और किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। एसएससी और बैंक में जनरली आपको क्या देखने को मिलता है? इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, जनरल मेंटल एबिलिटी। यूपीएससी में क्या? जनरल साइंस। ये कौन से एग्ज़ाम में? जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जो सीडीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उन एग्ज़ाम्स में इस तरीके की जनरल साइंस देखने को मिलती है, एग्जैक्टली जैसी ईपीएफ में पूछी जाती है। करंट अफेयर्स भी एग्जैक्ट वैसी ही आपको देखने को मिलती है। हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज लेवल की भी पूछ ली जाती हैं। ये यूपीएससी स्पेसिफिक हो गए सब्जेक्ट्स। ईपीएफओ में अकाउंटेंसी, आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ये 3 सब्जेक्ट्स जो है ना, ये ईओ और एओ और एपीएफसी सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, दोनों ही एग्जाम्स में। लेकिन पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, इसको आप जियोग्राफी के नाम से जानिए। ऑडिटिंग और इंश्योरेंस, ये ओनली एपीएफसी के एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। ईओ और एओ के एग्ज़ाम में ये 3 सब्जेक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं। तीनों ही सब्जेक्ट से मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्स बता रहा हूँ मैं, 10 से 15 क्वेश्चन मैक्स पूछे जाते हैं इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को मिला के। बाकी का जो 110 क्वेश्चंस हो गए, 110 क्वेश्चंस हो गए, वो दोनों ही एग्ज़ाम्स में सेम सिलेबस से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन का अंतर कहाँ आता है, वेटेज में बता देता हूँ। देखो, बाकी तो मैं सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैं कहता हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन का आप एवरेज लेके चलिए। कोई भी सब्जेक्ट ऐसी नहीं है कि उससे 30 क्वेश्चन पूछ लिए गए और कोई सब्जेक्ट है जिससे 5 या 4 ही क्वेश्चन या 2 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एवरेज रहता है सारी सब्जेक्ट्स का इस एग्ज़ाम में। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना, जनरल इंग्लिश, ये फिक्स रहती है।
एओ और ईओ के एग्ज़ाम की बात करता हूँ, एओ और ईओ का एग्ज़ाम जो रहता है उससे 20 क्वेश्चंस फिक्स है इंग्लिश से। एपीएफसी के एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो 10 क्वेश्चन फिक्स हैं। अब जो पहले 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ईओ एओ में और इसमें 10, तो बाकी 10 कहाँ गए? बाकी 10 क्वेश्चन यहाँ आ गए एपीएफसी के एग्ज़ाम में, ये जो 3 सब्जेक्ट की इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये सिलेबस है लगभग, मैंने आपको वेटेज भी यहाँ पे समझाई है। अब बात करते हैं कि क्या रिसोर्सेज हम फॉलो करें, क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करें, जानते हैं। जनरल इंग्लिश के लिए ये क्या हो गया, ये तो इंडियन पॉलिटी के लिए है, इंडियन पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो फॉलो करनी है। और पीवाईक्यूज़ यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ आप देखिए, सबसे पहले जो ज़रूरी होते हैं पीवाईक्यूज़ वो कौन से? ईपीएफओ के, एपीएफसी एग्ज़ाम के और ईओएओ एग्ज़ाम के। कौन से? पिछले 5 से 7 साल के बीच में, मैं तो कहता हूँ 10 साल के बीच में भी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उनको आप चेक कीजिए और देखिए किस तरीके के क्वेश्चन का नेचर है। ये क्या सब कुछ गलत हो रखा है एकदम। एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये है इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको फॉलो करनी है। जनरल और मेंटल एबिलिटी, उसके लिए आप कोई भी रीजनिंग की बुक फॉलो कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ इस सब के लिए ना, रीजनिंग वगैरह के लिए आप एसएससी सीजीएल के ना पीवाईक्यू चेक कर लीजिए, किसी भी 1 साल के पीवाईक्यूज़ को आप सॉल्व कर लीजिए। क्वांट के लिए डॉक्टर आरएस अग्रवाल की एक मैथ्स की बुक आती है, उसे फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस के लिए क्या, अगेन पीवाईक्यूज़ फॉलो कीजिए प्रैक्टिस के लिए। ईपीएफओ के तो पीवाईक्यू कर नहीं है, लेकिन आपको सीडीएस के एग्ज़ाम में ना अच्छे पीवाईक्यूज़ देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स के, बहुत ज़्यादा। आपको एक ही पेपर में 100 मिल जाएंगे। सीएपीएफ में भी जो मिक्स पेपर होता है उसमें पीवाईक्यूज़ जो देखने को मिलते हैं उनको भी सॉल्व कीजिए। सीडीएस सीएपीएफ के पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। और ईपीएफओ के लिए ये हमारा इकोनॉमी का पार्ट हो गया। इकोनॉमी के लिए मैंने बताया आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 12th की, और पीवाईक्यूज़ तो करना ही है, साथ के साथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इकोनॉमी की जो मैं बात कर रहा हूँ। जनरल साइंस की बात करूँ तो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी कवर करनी है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। पीवाईक्यूज़, ईपीएफओ, सीएपीएफ और सीडीएस के, इन तीनों ही एग्जाम्स के कवर करने हैं जनरल साइंस के लिए। करंट अफेयर्स जो किसी भी आप कोचिंग की मैगजीन जो उठा के पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक इश्यू रहता है कि हर एक मंथ का, पर मंथ का करंट अफेयर जो है ना 160 पेजेस का रहता है अराउंड। ये एवरेज पेजेस रहते हैं एक मंथ के लिए, ठीक है। तो अगर आप 10 महीने की भी कवर करेंगे ना तो आपके लिए 1500-1600 पेजेस हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत बल्कि हो जाता है। इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये आप मैक्सिमम पिछले 1 साल का करंट अफेयर 300 पेजेस में ही कवर कर सकते हैं। उसका एक सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। तो करंट अफेयर जो है अगर आप द्विज यूपीएससी से कवर करेंगे तो वो ही सॉल्यूशन है एक। एक्चुअली उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में। इंडियन कल्चर, हेरिटेज और फ्रीडम मूवमेंट के लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं कल्चर के लिए, तो ठीक। मॉडर्न के लिए, फ्रीडम मूवमेंट के लिए क्या, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए केवल और केवल स्पेक्ट्रम को ही फॉलो करना है। पॉलिटी की हम बात कर ही चुके हैं कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करना है और पीवाईक्यूज़ को फॉलो करना है। इकोनॉमी के लिए बात कर लिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी है आपको, पीवाईक्यूज़, बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर अवेयरनेस बाय अरिहंत एक बुक आती है, और यहाँ भी मैं आपसे कहूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो एसएससी एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एसएससी एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़, यहाँ पर कंप्यूटर काफ़ी अच्छा पूछा जाता है एसएससी एग्ज़ाम्स में। पॉपुलेशन डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो एक तरीके से आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी कवर करनी है। ये जियोग्राफी का तो सेक्शन है ही, इसमें इंडियन जियोग्राफी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप ये ध्यान में रखिए। और कुछ टॉपिक्स के आपको सेपरेट नोट्स भी बनाने पड़ सकते हैं, जिनको हम भी अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे पीवाईक्यू के साथ मैच करके। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी जो रहती है
स्टैटिस्टिक्स की, उससे आप कवर कर सकते हैं क्लास 11th की। और कोई भी वीडियो भी देख सकते हैं आप, यूट्यूब पर अवेलेबल रहती हैं बहुत सारी, वहाँ से भी इसे कवर कर सकते हैं। इंश्योरेंस, IRDAI की वेबसाइट से एक ई बुक डाउनलोड कीजिए और उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं आपकी इस ई बुक को प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तीनों ना मैंने लगभग लास्ट में रखे हैं, क्योंकि ये अलग तरीके से कवर करने हैं ना आपको APFC के लिए। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी ऑडिटिंग की। अकाउंटेंसी के लिए क्लास 11th और 12th NCERT जो अकाउंटेंसी की होती है उसको देख सकते हैं, वो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और यूट्यूब से वीडियोस का रेफरेंस तो आप ले ही सकते हैं। IR और LL के लिए प्याली घोष की एक बुक आती है IR और LL की, उसे आप रेफ़र कर सकते हैं। साथ के साथ शॉर्ट नोट्स जो हैं वो कहीं से भी आप रेफ़र कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग के, और यूट्यूब से रेफरेंस ले सकते हैं। क्यों बता रहा हूँ यूट्यूब से रेफरेंस ले सकते हैं? बहुत सारी मैराथन क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी इन सब्जेक्ट्स पर। तो मैराथन क्लास देखने से क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा इन सब्जेक्ट्स का, वो कोर कॉन्सेप्ट समझा देंगे, बाकी आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स ही याद करने होंगे, फिर वो शॉर्ट नोट से हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, गवर्नमेंट की स्कीम्स और कुछ पर्सनल नोट्स आपको बनाने होंगे खुद की रिसर्च करके। गवर्नमेंट की स्कीम्स तो आपको सारी सर्च करनी है, लेकिन कुछ एक्ट होंगे वो सारी चीज़ें ना आपको खुद से ही करनी पड़ेंगी। SS के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना, 1 से 2 ही क्वेश्चन होगा जो सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने से आपका छूटेगा। बाकी जो है गवर्नमेंट स्कीम्स ना जो न्यूज़ में रहती है उसके आने के तो बहुत ज़्यादा चांस है, जो हम अपनी करंट अफेयर में कवर भी करेंगे। तो ये था। अब आप बात कीजिए कि स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए हमारी इसके लिए। तो देखिए, आप ना स्ट्रेटजी को वीक वाइज अपनी डिवाइस कीजिए। वीक वाइज कैसे करके डिवाइड करेंगे कि हर एक वीक में ना आपको कोई से 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं। कोई से 2 सब्जेक्ट एक वीक में कवर करना कैसे पॉसिबल है? देखिए, पहले तो ना आपको एक वीक में 2 सब्जेक्ट ही कवर करने होंगे, जिससे कि आपको सब्जेक्ट का एक जनरल आइडिया लगे। उसके बाद आपने उन सब्जेक्ट को जब कवर कर लिया है एक बार, तो दोबारा ना आप उनको हाईलाइट कीजिए। और इस बार ना आपको एक वीक में लगभग 3 सब्जेक्ट कवर करने होंगे। कोई से भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि एक सब्जेक्ट तो आप EPFO स्पेसिफिक लीजिए और एक सब्जेक्ट जो जनरल रहता है उसको लीजिए। सबसे पहले आपको कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं? EPFO प्लस जो UPSC स्पेसिफिक होते हैं। लास्ट में आपको SSC और बैंक वाले सब्जेक्ट जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पर यील्ड तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड वर्क भी ना आपको कम ही लगने वाला है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहता है इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना, तो इनको आप लास्ट में ही प्रिपेयर कीजिए। ऐसे ही अकाउंटेंसी आप चाहें तो शुरुआत में ले सकते हैं, आप चाहें तो लास्ट में भी ले सकते हैं। मैं कहूँगा कि ये थोड़ी सी टफ रहती है, हर कोई इसकी पढ़ाई करता नहीं है जनरली, तो इसको आप शुरुआत में ले सकते हैं अकाउंटेंसी को। कैसे? हर एक वीक में एक EPFO स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एक UPSC स्पेसिफिक सब्जेक्ट। उसके बाद हर एक वीक में एक EPFO स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एक SSC और बैंक स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इससे आपकी मास्टरी हो जाएगी EPFO स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में। UPSC के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको ऐसे आंख बंद करके कवर नहीं करना है, टॉपिक वाइज ही करना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है ना वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं EPFO में। कहाँ से पता लगेगा? PYQ से पता लगेगा। PYQs आप चेक करेंगे, उससे आपको नेचर पता लगेगा कि ये नेचर रहता है। कभी कभी क्या रहता है, थोड़ा बाउंसर मारता है एग्ज़ाम में UPSC कि 20 में से ना एक क्वेश्चन ही उन टॉपिक से अलग पूछेगा। जैसे मानिए उसने कभी जुडिशरी से क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन कोई सी एक साल वो एक क्वेश्चन डालेगा जुडिशरी से और लोग पागल हो जाएंगे उसके पीछे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है स्ट्रेटजी में। सबसे ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। एग्ज़ाम डेट ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा सभी बता रहे हैं कि 30 नवंबर के आसपास ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। तो मैक्सिमम आपके पास ना 100 डेज़ ही हैं। 100 दिन की स्ट्रेटजी है। क्या है? आप इसको 10 वीक में डिवाइड कीजिए, बाकी का ठीक 70 दिन का हो गया। 10 वीक 70 डेज ये स्ट्रेटजी आप डिवाइड कीजिए पढ़ाई करने की। बाकी के जो 30 दिन है किसके लिए? रिवीजन के लिए रखिए।
इस तरीके से मैं कहूँगा आपसे कि इस अपनी स्ट्रेटजी को आप डिवाइस कीजिए। तो कैसे, मैंने कहा कि वो एक वीक में 2 सब्जेक्ट्स, ठीक, तो 5 वीक में आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स को फिनिश करो पहले 5 वीक में, फिर दूसरे 5, सेकंड जो फेज आएगा, क्योंकि 10 वीक्स है ना, सेकंड फेज के जो 5 वीक्स होंगे उसमें उन सब्जेक्ट्स के आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो और बेहतर तरीके से एब्जॉर्व कर लो उन सब्जेक्ट्स को। लास्ट का जो 1 महीना होगा उसमें केवल आपको रिवीजन करना है, और क्या, नोट्स नहीं। लास्ट के वीक में आपको देने हैं मॉक टेस्ट जो है वो लास्ट वीक में आपको देने होंगे। तो क्या सर्विसेज आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी? कुछ तो यूपीएससी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के वीडियोस, एसएससी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के वीडियोस हुआ मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करूँगा, ठीक। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है, वहाँ से आप मॉक्स जो हैं उनमें एनरोल करा सकते हैं, और करंट अफेयर कोर्स में भी एनरोल करा सकते हैं। करंट अफेयर का कोर्स क्यों तैयार किया मैंने? क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड में स्टूडेंट्स के लिए 1600 पेजेस का करंट अफेयर पढ़ना बिल्कुल भी वाइबल तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप बिना पढ़े भी जाते हैं तो क्या एग्ज़ाम में आप अधूरा अधूरा सा महसूस करते हैं विदाउट करंट अफेयर, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपसे छूट जाता है तो आपको बहुत दुख लगता है, पेन होता है। इसीलिए करंट अफेयर को मैंने 300 पेजेस में पूरा का पूरा कवर कर दिया है। 300 पेजेस से ही करंट अफेयर के आपके 10 से क्वेश्चन लगभग जो आते हैं वो पूछे जाएंगे, वो सारे ही क्वेश्चन इनसे हो जाएंगे। एक बार आप डेमो लीजिए करंट अफेयर का, उसके बाद ही आप देख पाएंगे कि किस तरीके से रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको भी क्लियर करके देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।